आज मैं गद्य खंड में पाठ 1 का शेष भाग पढ़ाऊंगी तथा प्रश्नोत्तर भी लिखवाऊंगी। आपको व्याकरण के बाद उल्टे से 10 पेज छोड़कर लिखना है। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर कटते थे, सारी एकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सिंह दीवार में गड़ा दिया और जो जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, उसने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जटपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी में बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला? अपने बूते पर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंदर में पड़ जाए। तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंदर पड़ते जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। यहाँ यूँ भी तो मरना है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितने बच जाते। इतने भाई, यहाँ बंदा किसी के देह में जान नहीं। 2-4 दिन यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं जोर लगाता हूँ। मोती ने दीवार में उसी जगह सिंह मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी, फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सिंह लगाकर इस तरह जोर करने लगा कि मानो प्रतिद्वंदी से लड़ रहा। आखिर कोई 2 घंटे जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मार तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवान का गिरना से गधमरे से पड़े हुए जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े रह गए। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ न लिया जाए तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागो या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहाँ पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए, तुम्हें छोड़ के अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्भ से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता है? इतना ही तो हो जाएगा कि 9-10 प्राणियों की जान बच जाएगी, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों के सींगों में से मार के बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। यहाँ एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनकी जीविका का आधार था। वे इतने दुर्बल हो गए थे कि उनकी ठिठुरियां निकल आई थीं। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वह 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले और उनको देखभाल होने लगे। लोग आकर उनकी सूरत देखकर मन फीका कर चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता है? साथ एक दरियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों की कुल में उंगली गोदकर मुझसे से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान में दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने श्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते भगवान सबके ऊपर दया करते, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में बचाया, अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता, मांस खाल सिंह हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र दरियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न कांप उठे थे, पर भय के मारे गिरते भागते जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इसका, पर कितना स्वार्थी। सब किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधिक के हाथ में पड़े, कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते में गया, उसे ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। पश्चिम उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो अपना हार आ गया। उसी कुएं पर हम चल चलाने आया करते थे, यही कुआं। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा इससे मैं मार गिराता हूँ। नहीं दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की बात को लेना करते हुए घर की ओर दौड़े। भाई हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए, खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला जाता था। झूरी द्वारा बैठे धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, मैं तो समझाऊँ चुराए लाते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं चूंगा नहीं।
बिकाएंगे तो किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े। दड़ियल चिल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सिंह चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाला था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की बात उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती करता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझसे पकड़ता तो मैं बे मारे न छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों में खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे। सारे गांव में उछासा मालूम होता था। उसी से मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। प्रश्नोत्तर। नीचे लिखे गद्यांश को ध्यान पर पूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पचाई जात के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते थे। दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने आसपास पर बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की कह समझ जाता था, नहीं कह सकते। उनमें ऐसे कोई गुप्त शक्ति जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। प्रश्न का खंड। झूरी काची के दो बैलों के नाम क्या थे? झूरी काची के दो बैलों के नाम हीरा और मोती थे। प्रश्न, वे किस जात के थे? उत्तर, वे पछाई जात के थे। गाखंड। हीरा और मोती अपने आपसी विचार किस प्रकार साझा करते थे? उत्तर, हीरा और मोती अपने आसपास बैठकर एक दूसरे से मुख भाषा में विचार साझा कर लेते थे। घाखंड। उन बैलों में कैसी शक्ति थी? उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित हैं। पछाई, चौकस और डील शब्दों का अर्थ लिखें। पश्चिम के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जागरूक रूप। इस पाठ के रचयिता का नाम लिखें। मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न 2। काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? वे पशु कैदी ही थे, यह देखने के लिए हम उनमें से कोई भाग तो नहीं गया, हाजिरी ली जाती होगी। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर, इस बच्ची की मां मर गई थी। सौतेली मां उस पर अत्याचार करती थी। इन्हें बैलों पर अत्याचार होते देखकर उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर, प्रेम करने वाले स्वामी के प्रति वफादारी, अन्याय अत्याचार का डटकर विरोध, स्वतंत्रता के लिए सदा प्रयास करना, स्वयं कष्ट सहकर भी साथियों को मुक्त कराना, महिलाओं पर हमला न करना, कभी हिम्मत न हारना। प्रश्न नंबर 4। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति ऋण अर्थ मूर्ख न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया? प्रायः मूर्ख को गधा कहा जाता, क्यों गधे को मूर्ख पशु माना जाता, पर लेखक ने उसे शांत, सहिष्णु, सुख, दुख, हानि, लाभ में समान भाव वाला माना और उसकी तुलना ऋषि मुनियों के स्वभाव से की है। किन किन घटनाओं से पता चलता कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर, दोनों को एक दूसरे के भावों और विचारों की समझ थी। हल या गाड़ी खींचते हर एक की चेष्टा होती कि अधिक भार उसी कंधे पर हो। हल से खुलने पर दोनों एक दूसरे को चाट कर थकान मिटाते। दोनों साथ ही चारा भूसा खाते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। दोनों मिलकर निर्णय लेते, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते। कांजी हाउस में एक मुक्त हो गया था, पर दूसरे के मध्य रहने से उसने भी उसी के साथ रहने का निर्णय लिया और इसके लिए मार भी सह गया। प्रश्न नंबर 6। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हमारे समाज में औरतों पर अत्याचार होते उसे दबाया जाता हो, उस पर आक्रमण न करने की बात केवल उस समय के लिए होती है, कोई उसकी परवाह नहीं करता। किंतु पशु समाज में इस बात की जागरूकता द्वारा लेखक ने मनुष्य समाज पर व्यंग्य किया है। 7। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंध कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? उत्तर, कृषक जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य का गहरा संबंध भी एक दूसरे पर आश्रित है। किसान को हल चलाने, गाड़ी ढोने के लिए बैल चाहिए। बैलों को ताकतवर बनाए रखने के लिए उन्हें अच्छा चारा दाना भी मिलना जरूरी है। कहानी में इन संबंधों को स्पष्ट दिखाया गया है। झूरी बैलों को प्यार करता और बैल भी बढ़ चढ़कर उसका काम करते हैं। दूसरी ओर गया बैलों से काम तो लेना चाहता, उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं देता तो बैल उसके पास से भाग जाते हैं। प्रश्न नंबर 8। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषता बताई। उत्तर, मोती से अन्याय नहीं सहा जाता, वह विद्रोह करता, कांजी हाउस में दीवार तोड़कर भागने की कोशिश करता। दोनों मिलकर दीवार गिराते हैं तो कांजी हाउस के सभी जानवर भाग जाते। मोती नहीं भागता क्योंकि उसके मित्र हीरा की रस्सी तोड़ी नहीं जा सकी। हीरा उसे अकेले भागने के लिए कहता तो मना कर देता। दड़ियल कसाई के हाथ बेचे जाने पर भी मोती अपने घर का रास्ता पकड़ा और दोनों झूरी के पास आ जाते। यही नहीं, वह कसाई को भगा भी देता। आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य का खंड। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। खाखंड। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया।
हीरा और मोती पशु होते हुए भी एक दूसरे के मन के भाव को समझ लेते हैं। इस पर लेखक को लगता है कि शायद उनके पास कोई गुप्त शक्ति मनुष्य श्रेष्ठ जीव होने का दावा करता है, पर उसे नहीं मालूम कि पशु दूसरे पशु की भावना को कैसे समझ लेते हैं। स्वयं मनुष्य को पशुओं की शक्ति के बारे में कोई ज्ञान नहीं, वह इस शक्ति से वंचित है। खा खंड का उत्तर। गया के घर में हीरा मोती पर अत्याचार होता था, उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिलता था। गया की भतीजी रात को रोटियां लाकर चुपके से दोनों को खिलाई जाती थी। बैल के लिए एक रोटी पर्याप्त नहीं, अतः उससे भूख कम नहीं हो सकती, पर यह जानकर उन्हें खुशी होती थी कि इस घर में एक बालिका तो जो उसे प्यार करती, यही उनके हृदय का भोजन था। प्रश्न नंबर 10। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि काखंड गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। काखंड का उत्तर सही। बच्चों, प्रश्न पाठ पूरा हुआ। प्रश्नोत्तर लिखें।